Welcome to NT classes. Myself Vivek sir, math faculty from NT classes. Dear students, हम आज 20 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसकी आंसर शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है इसमें, और ये लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं, जो कि NT क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और क्लास फर्स्ट टू 12th सारी की सारी कोचिंग अवेलेबल है। सो आप अगर अभी पढ़ रहे हो तो आपको तो पता ही है कि पिछले ईयर और पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और लगभग 60 प्लस प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पूरा एकदम क्लियर है, और जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी NT क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको आप इस वीडियोस को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके डियर, चलिए मेंटल एबिलिटी सेक्शन 1 पार्ट फर्स्ट, इसमें देखोगे ये आपका ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट का ये पोर्शन है डियर, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसका C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें ऑड मैन आउट देखोगे आप, तो इसमें ऑड मैन आउट आपका D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तो इसका B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऑड मैन आउट ही फाइंड करना है। सो इसमें D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट सेकंड देखेंगे आप, तो इसमें क्या आपको सेम फिगर फाइंड करना है, सेम फिगर आपको फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमारी NT क्लासेस की टीम है जो कि इस बार और कई सालों से पिछले 10 साल के एग्जामिनेशन पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और 60 प्लस प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी कर चुके हैं। और ये जो कि NT क्लासेस है, ये नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए बेस्ट कोचिंग है। तो आप नीचे दिए गए ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप करें, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सेम फिगर आपको फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेम फिगर है, ये B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें D1 आपका करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसमें B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट 3 देखेंगे, इसमें मिसिंग फिगर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये जरूर पढ़ना है। सो इसका आप देखोगे करेक्ट आंसर A1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसको देखोगे आप, तो इसका B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ड्राइंग भी कर सकते हो आराम से, ऐसे बन जाएगा फिगर। ऐसे करोगे आपका B1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखोगे आप, तो आपका C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है कि इसका जो क्वेश्चन का सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज हो सकता है, पर आंसर चेंज नहीं होते। सो आप क्वेश्चन को देखिए, फाइंड कीजिए, पर इसमें जो पार्ट्स हैं वो सब में सेम टू सेम है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 का D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में देखेंगे, इसमें क्या करें कि जो इसका सीरीज है, ओके, सीरीज कंप्लीशन, इसको हम लोग देखते हैं। आपको क्या है कि इसमें 3 फिगर है, चौथा फिगर आपको फाइंड करना है। ये बेस्ड ऑन रोटेशन भी हो सकता है, ये ऑड मैन आउट का भी कुछ इसमें पार्ट्स रहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर B1 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का A1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 का B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपका C1। पर इसमें करना क्या है वो भी आप देख लीजिए। पार्ट 5 है, 5th पार्ट में क्या है, 70 to 20 क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, और ये बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स है। तो इसमें देखेंगे आप कि ये दोनों में क्या है कि इसके जो अंदर की लाइनें हैं वो हट जा रही हैं, तो इसके भी अंदर की लाइनिंग हट जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर C हो जाएगा। और 18 का क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल है, बस सिर्फ इसमें एक एरो बन जा रहा है। सो आप देखोगे इसमें भी एक एरो, ऐसे इसका जो है फेस बंद हो जाएगा। सो C1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 देखोगे, ये क्या है, एक मिरर इमेज टाइप में है, वाटर इमेज ऐसा आप समझ सकते हो, तो जस्ट ये भी होगा। सो इसका करेक्ट आंसर B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का देखोगे आप, C1 इसका करेक्ट आंसर है। एंड अब देखिए 21 to 24 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर एंड सर्कल। इसमें आप देखोगे कि कौन सा इमेज है, तो देखो
मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या है कि इसको चेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि दो आंसर पॉसिबल हैं, या तो एक ए पॉसिबल है और सी, दोनों पॉसिबल है। ओके, सो ये कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन भी है, पर इसका जो मेजॉरिटी आंसर्स है वो करेक्ट आंसर आपका ए1 होगा। मेजर जो भी है इसका करेक्ट आंसर ए1 हो जाएगा। और सी, ये जो डिपेंड करता है सी वाला, ये जेएनवीएसटी की जो आंसर सीट आएगी ये उस पर डिपेंड करता है। ओके डियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो 22 का क्या है कि ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का सी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड 24 देखोगे आप तो 24 का बी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हो आराम से, ये बहुत बिजी कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। चलिए 25 to 28 देखेंगे डियर। 25 28 में क्या है, ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें मिरर इमेज आपको फाइंड करना है, मिरर इमेज आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे, इसमें भी आपका ए1 हो जाएगा। एंड 27 का देखेंगे तो सी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिरर इमेज, और ये टॉम का मॉट हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 to 32 देखेंगे, इसमें क्या है कि 5 होल पैटर्न है, इसको आप डिस्कस करोगे तो आपका ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का आपका हो जाएगा बी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 31 का जो आंसर है वो ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको एनटी क्लासेस में लाइव क्लासेस पढ़ना है, एंड मेरा जो एक एनटी क्लासेस टीम है ये लाइव क्लासेस क्लास 1 to 12 प्रोवाइड करती है, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे देखिए ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको लाइव क्लासेस की जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, और जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके रिलेटिव्स में, उनके जान पहचान में, उनके घर में कोई और अनदर बच्चा, या फिर जो वो पढ़ा रहे हो, जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अगर वो भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी आंसर सीट का पता चल जाए। चलिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए या उसमें आपको कोई क्वेरी लग रहा है तो आप नीचे दिए गए एनटी क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 का आपका सी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 33 to 36 इसमें देखेंगे, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये कटआउट फिगर होते हैं, पीसेस हैं, इनको एक मर्ज करना है। सो आप देखोगे बी1 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। मेजॉरिटी को लगता होगा डी1, पर इसमें क्या है, ये नहीं है, सो बी1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप पूरा एकदम ए टू जेड मर्ज कर दीजिए, डी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इसको देखेंगे तो ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 36 देखोगे आप तो सी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 to 40 इम्बेडेड फिगर है, इम्बेडेड फिगर है मतलब छिपी हुई आकृति ढूंढना है। सो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे आप, सी1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ इसको देखिए, ए1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 40 का सी1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी हमारी खत्म होती है डियर, और फिर से आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर जो कि 7701860147 है, और एनटी क्लासेस के ऐप पे भी आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, सो आप ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया बैच स्टार्ट हो आपको इन्फॉर्म किया जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं, सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट। इसमें क्या है, द गिवन बार चार्ट शो द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम इन डिफरेंट कंट्रीज इन अ ईयर। मतलब कई सारे देशों में जो भी मैचेस रहे हैं उसके बारे में शो कर रहा है। कह रहा है हाउ मेनी मोर मैचेस वेर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जो है कितने मैचेस ज्यादा खेली है, तो ऑस्ट्रेलिया का 32 है, पाकिस्तान का 24 है, तो 8 मैचेस ज्यादा खेली है, क्योंकि 32 माइनस 24 करोगे आप तो आपका करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ओके डियर, नाउ क्वेश्चन नंबर इसको देखोगे तो होल का जो टोटल का सम होता है वो होता है 360। तो अगर अब इसको पूरा प्लस करोगे तो 6 + 4x + 2x हो जाएगा आपका 12 + 1x, ये हो जाएगा 13x + 100। तो 360 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 260, और 13x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20, ये 40 हो जाएगा, ये 80, ये 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 30,001, तो आप कैसे लिखोगे, 3 × 10,000
+9। सो C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज एन एब्सोल्यूट एंगल। इसमें मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसा दो एंगल को जोड़ के बनाते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है ऑब्ट्यूज एंगल का? देखिए, वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल जोड़ेंगे तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ओके, वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल है। एंड टू एक्यूट एंगल ये भी पॉसिबल है, पर पॉसिबल क्या नहीं है, टू राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। टू राइट एंगल 180 हो जाएगा। ओके, चलिए जिसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि 107 जो कि सुमित का वेट है एंड संजय का जो वेट है वो 82 केजी है। तो डिफरेंस बताइए इन दोनों के वेट का जो कि नियरेस्ट हो, राउंड ऑफ वैल्यू हो। तो आप क्या करोगे, 107 माइनस 82 करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25। 25 ये 20 एंड 30 की मिड वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था कि अगर मिड वैल्यू टच हो रहा है तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो 30 केजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज टू 1/3, ओके, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, 1/3। 1/3 का क्या है, स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट। एक मिनट में 12 पेजेस कर रही है, तो 5760 पेजेस कितने आवर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मिनट में है तो इसको क्या है, पहले मिनट में कैलकुलेट करते हैं। तो 5760 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा, डियर आपका आ जाएगा जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको करके आपका आंसर आ जाएगा 480 आ गया। ये मिनट में आ गया, इसको आवर में चेंज करेंगे तो इसको फिर से 60 से डिवाइड करेंगे। सो ये आवर में हो जाएगा, 8 आवर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 8 आवर। नाउ इसको देखते हैं कि कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2540 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एट 1850। मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 2540 और जो कॉस्ट प्राइस है वो 1850 है। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग उसको 2540 में सेल करेंगे या फिर 1850 में सेल करते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दोनों सेम है। तो इसका सीपी क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा 690। ये डबल काउंटिंग है, डबल है तो उसका हाफ कर दो। जो हाफ करोगे तो आपका आ जाएगा 345। जो 345 आएगा डियर, ये तो या तो आप 2540 में माइनस कर दो या 1850 में प्लस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2195। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं द सिंप्लीफिकेशन। तो इसकी जब नियरेस्ट वैल्यू आप सिंपल सा देखोगे, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो 41 कैसे आएगी, ये देखो ऐसे कट जाएगा आराम से। और ये देखो 5 8 जा कितना होगा 41 माइनस 5 और ये आपका आ जाएगा 15, 3 5 जा 15। ओके, नाउ अब इसको माइनस करोगे तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100। ए शॉपकीपर सेल 3 सच बुक फॉर 275। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बताओ खुद देखो। एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो 3 बुक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 3 बुक की तो वो 300 हो जाएगा। और जब कॉस्ट प्राइस 300 है डियर, तो सेलिंग प्राइस क्या है 275। तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 300 माइनस 275 करेंगे तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहने द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। सिंपल से ये डिजिटल रूल पूछ रहा है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट जो होता है, सम ऑफ अ डिजिट, ये किसकी डिजिटल रूल है, 9 का डिजिटल रूल है। सो 3 का भी है तो 3 इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कन्वर्जन ऑफ 31 होल 7/16। तो क्या करो, 31 को ऐसे लिखा रहने दो, 7 को 16 से डिवाइड करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.4375 और इसको 31 में प्लस कर दो, आपका C1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को 53 देखिए, ए फ्रैक्शन रिमेन द सेम और इक्विवेलेंट इफ। किसी भी फ्रैक्शन को अगर इक्विवेलेंट चेंज करना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो नंबर हो वो 0 ना हो। सो C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 54 देखिए,
द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स बेटिंग 2/3 kg each that can be made from 30 kg of sweets. सो इसका जो क्या है कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है 45 इज द करेक्ट आंसर। मैं चलिए अब हम लोग 55 पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सेम फ्रैक्शन जो सेम नंबर का डिजिटल होता है, अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिजिटल, मतलब जो भी नंबर डेसिमल में हो अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल का जो डिजिट होता है वो ऐड हो जाता है, तो डिवाइड करते हैं तो माइनस भी हो जाता है। सो इसका आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका 12 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो है 616 है और ब्रेथ जिसका 22 है। तो इसका एल कितना आ जाएगा डियर, एल कितना आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, एल 28 आ जाएगा। था इसको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको पेरीमीटर आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा, और 100 मीटर को 7.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 750 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 28 प्लस 22 तो आपका 50 आ जाएगा, और 52 जा 100 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 57 में देखिए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, लेंथ है आपका 17 मीटर एंड ब्रेथ है आपका 11 मीटर। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो पेरीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा 56। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। इसका 56 आ जाएगा पेरीमीटर, और किसी वर्ग का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो वर्ग का एरिया का मतलब क्या है कि 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 इंटू साइड है तो इसका जो एक साइड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 14 पेरीमीटर होता है। एक एरिया का पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं और यह आ जाएगा 14। और 14 का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो 14 का क्या होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। अभी क्या है कि जब हम इन दोनों को क्या करते हैं कि a अपॉन बी का आपको वैल्यू बताना है, जिसमें a प्लस 10 अपॉन बी है माइनस a अपॉन बी इक्वल टू 10 अपॉन 7। तो a अपॉन बी की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या है b माइनस 3 है। चलिए तो यहीं पे हम डिस्कस कर सकते हैं, इन दोनों का डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सो a से ये a कट जाएगा। ओके, इसको होल में कर लेंगे, a से a कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10 अपॉन बी, और 10 अपॉन बी होगा इक्वल टू 10 अपॉन 7। ओके, तो v की वैल्यू कितनी है डियर, 7 है। तो v की वैल्यू अगर 7 है तो क्या होगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 अपॉन 7 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 59 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर एंड लीस्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर। इसमें जो नंबर है वो 960 है, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा 960 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 609। इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो आ जाएगा आपका C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ बी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अगर्स, मतलब 1 से 9 तक 1 से 100 तक के बीच में कितने बार 9 आएगा, कितनी बार 9 आएगा, तो आप काउंट कर लो, आपका 20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, अगर आपको वीडियो समझ में आया है ठीक है, नहीं तो आप वीडियोज को पॉज कर सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। और हमारे एनटी क्लासेस में लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे देखिए ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनटी क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर, मैंने आपको मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स दोनों ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब जो पैसेज का पोर्शन है वो आपको कंचन मैम बताएंगी, और आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट्स होता है तो आप ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको आंसर की भी अलॉट कर दी जाएगी। ओके डियर। Good evening, all of you. This side your English mentor Kanchan, and I think आज जैसा कि सभी बच्चों का पेपर था, सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, और आपके एग्जाम्स में जितने भी सेक्शंस आए थे बाकी सभी सेक्शंस का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन हो चुका है बाकी मेंटर्स के द्वारा। ये आपका इंग्लिश टेस्ट था, जो लैंग्वेज टेस्ट आया था आपके सेक्शन में पेपर में, वो मैं आपको एक बार आंसर्स के साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी आपके डाउट्स होंगे अपने आंसर्स को लेकर के वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो आपके पैसेज नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 हमने अपने क्लासेस में भी बताया था, इंग्लिश की क्लासेस में, कि आपके पैसेज 4 आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, और उसी तरीके से देखो पैसेजेस यहाँ पर आए हैं, लेंदी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसी टाइप के पैसेजेस आपको करवाए भी गए थे कई बार क्लासेस में। सो
देखते हैं इन पैसेजेस को एक बार। मैं आप सभी को वन बाय वन पैसेज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद आंसर्स, राइट। दिस इज द पैसेज नंबर 1. Firstly, we will read this passage, then I will explain the meaning of this passage, then I will tell you the answers of these all questions, right? Passage number first में है आपका, you might have heard about this great environmentalist and social worker सुंदर लाल बहुगुणा। यहाँ पर एक सुंदर लाल बहुगुणा जो कि एक सोशल वर्कर थे, उनके बारे में बात की गई है। वो एक पर्यावरणवादी और समाज सेवी थे। He was born in a small village of उत्तराखंड। उनका जन्म एक उत्तराखंड के छोटे से विलेज में हुआ था, गांव में हुआ था। His village was situated in the upper hills surrounded by green forest. उनका जो वो गांव था वो पहाड़ों से ढका हुआ था, पहाड़ी एरिया के थोड़ा ऊपर हरे जंगलों से ढका हुआ था। The forest were covered with precious trees. जो वो जंगल था जिनसे वो घिरा हुआ था, वो उसमें बहुत ही प्रीशियस ट्रीज थे, बहुत ही मूल्यवान या अमूल्य कह सकते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं लगा इसका, बहुत ही प्रीशियस ट्रीज थे। मैनी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स। बहुत सारी जो स्पोर्ट्स कंपनीज थी जो कि स्पोर्ट्स के सामान बनाती थी, खेलने कूदने के सामान बनाती थी, वो वहां से उन ट्रीज को कट करके ले जाती थी अपना सामान बनाने के लिए। It resulted in devastating floods in the adjoining areas. बहुत ज्यादा पेड़ कटने की वजह से क्या होता था, एक बहुत विनाशकारी वहां पर बाढ़ आ जाती थी, जितने भी चारों तरफ के एरिया वहां से जुड़े हुए थे उनमें। बिकॉज जब पेड़ वहां से उखड़ जाते थे तो पेड़ वो पानी को रोक नहीं पाता था जब भी बारिश होती थी, और बारिश जैसी होती होगी वहां पे पानी की बाढ़ आ जाती होगी। पीपल फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लड्स। लोग वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया करते थे बाढ़ की वजह से। दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन देयर लाइव्स। वो जानते थे कि उस जंगल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उनकी जिंदगी में। दिस वॉज देयर पैसेज। ओके, लेट अस सी द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। सुंदरलाल बहुगुणा वॉज अ ग्रेट। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? हमने दो ही वर्ड इसमें पढ़े थे, फर्स्ट वो एनवायरमेंटलिस्ट थे, दूसरा सोशल वर्कर। अब देखते हैं उन दोनों वर्ड्स में से क्या इन चारों ऑप्शंस में से कोई है। ये कॉपी जो है वो एक बच्चे की है, तो देखते हैं उसने आंसर्स ठीक लगाए या नहीं लगाए हैं। ओके, तो ये जो टिक लगे हैं उसमें नहीं जाएगा, बट जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। फर्स्ट है आपका एनवायरमेंटलिस्ट, सेकंड साइंटिस्ट, थर्ड टीचर एंड फोर्थ डॉक्टर। आप कोई भी आंसर देने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये देखना है, बिकॉज मैंने बिफोर दिस क्लास कल भी मैंने बताया था, जब एंटी क्लासेस की एक मीटिंग हुई थी सभी बच्चों से, वहां फेस टू फेस मीटिंग हुई थी वीडियो के थ्रू, वहां भी बताया गया था कि आपके पैसेजेस में ही आंसर्स हैं। ओके, तो आपके 80-90% जो आंसर्स पैसेजेस में ही होते हैं, तो कुछ भी पैसेज से बाहर नहीं होता है। ओके, एक्सनोनिम या एंटोनिम्स पूछने वो एक अलग बात होती है, बट जो इस टाइप के क्वेश्चन है सभी के आंसर्स के पैसेज में ही दिए होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पूछा गया है। वो क्या थे? या तो एनवायरमेंटलिस्ट थे और दूसरा सोशल वर्कर थे। चारों ऑप्शन में सिर्फ आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणवादी, वो आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसी को मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो सेकेंड लाइन में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड लाइन में एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ आपका दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आपका 61 का फर्स्ट ये आपका आंसर हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका विलेज किन चीजों से ढका हुआ था, या क्या चीजें उनके गांव की चारों तरफ थी? तो जैसे कि आपने पढ़ा था, क्या थी चारों तरफ? आप फोर्थ लाइन में देख सकते हो, His village was situated in the upper hills surrounded by green forest. तो कैसे फॉरेस्ट थे? ग्रीन फॉरेस्ट थे। आप सेकंड का आंसर देख सकते हैं, His village was surrounded by, थर्ड सी जो है आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन फॉरेस्ट। ना ही वहां पे डार्क फॉरेस्ट की बात की गई है, ना ही ब्राउन फॉरेस्ट की बात की गई है, और ना ही ड्राई फॉरेस्ट की बात की गई है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 63 में, कटिंग फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जंगल के कटने से क्या रिजल्ट आ रहा था? तो आपने यहाँ पे अपने पैसेज में पढ़ा था, क्या हो रहा था वहां पे? बहुत ज्यादा फ्लड्स आने लगी थी। ओके, फ्लड्स भी कैसी? डिवास्टेटिंग फ्लड्स, पूरा मेंशन किया गया है, पूरा वर्ड यहाँ पर आप देखोगे, इट रिजल्टेड इन डिवास्टेटिंग फ्लड्स। ओके, ये वर्ड आपका यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो कि क्या ये आपके 63 क्वेश्चन में है। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है आपका डिवास्टेटिंग फ्लड्स, सेकंड है फ्लड गेट्स, थर्ड है ड्रॉट्स, फ्लड लाइट्स। तो किस चीज का मेंशन पैसेज में किया गया है ये आपको एक बार चेक करना होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये आंसर देना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिवास्टेटिंग फ्लड्स। ओके, ये आपका आंसर ग्रीन फॉरेस्ट था और ये आपका एनवायरमेंटलिस्ट था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इज एन
सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सॉरी, कौन नहीं थे, वो तो आपने देख लिया, एनवायरमेंटलिस्ट थे और सोशल वर्कर थे। यहाँ पे पूछा गया कि क्या वो कॉमन नाउन है? सुंदरलाल बहुगुणा जो वर्ड है, क्या वो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है? तो अगर आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जो कि आप पढ़ लेते हो 4th 5th में ही आपका आ जाता है ये चैप्टर, तो कॉमन नाउन जातिवाचक होता है, पूरे एक जाति की बात की जाती है। कलेक्टिव मींस कलेक्शन, आपने वर्ड सुना होगा, उसी से कलेक्टिव बना है, पूरे समूह की बात की जाती है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात की गई है। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, ये भाव इसमें कोई बात की नहीं गई है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मींस व्यक्तिवाचक, मींस किसी व्यक्ति की। ओके, और सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? एक व्यक्ति ही थे, तो इनका आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो करेक्ट है आंसर डी 64 का। 65th अगर देखेंगे आप, प्रीशियस इज द सिनोनिम ऑफ। कई बार मैंने बच्चों को ड्यूरिंग द क्लास भी बताया था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, और आई थिंक सभी को इसका मीनिंग पता होगा। ओके, तो सिनोनिम हो जाता है आपका सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। तो प्रीशियस का सेम मीनिंग आपको यहाँ पे जानना है। मैंने अकॉर्डिंग टू द पैसेज भी आपको बताया कि प्रीशियस का मीनिंग क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके। और एक ऐसा वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइसलेस। प्राइसलेस क्या है आपका? प्राइसलेस का मीनिंग होता है जिसका आप कोई मूल्य ना लगा सके। लेस अगर किसी वर्ड में जुड़ जाता है मींस उसमें उसकी कमी को दर्शाते हैं। ओके, प्राइसलेस मतलब जिसका कोई मूल्य ना लग सके। हेटफुल, घृणा, यूजफुल, ऑसम, ये सब अलग मीनिंग है। प्राइसलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड पैसेज देख लेते हैं। ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, इट मींस बीइंग हम्बल, मीक एंड मॉडेस्ट। ह्यूमिलिटी एक बहुत ही अच्छा गुण होता है। ह्यूमिलिटी का मीनिंग होता है बहुत ही नम्र, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही शांत स्वभाव। ओके, इट इज द अपोजिट ऑफ बीइंग प्राउड। घमंडी होने का इसको आप अपोजिट भी कह सकते हैं। मींस को ये घमंडी और एक ह्यूमिलिटी है, नम्र व्यवहार का है, तो वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हो सकते हैं। इट इज द क्वालिटी ऑफ कीपिंग वन सेल्फ अंडर कंट्रोल। ये एक क्वालिटी होती है, ह्यूमिलिटी जो होती है किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप को कंट्रोल में रखने की। इट मींस उसको गुस्सा आ रहा है तो वो उसे कंट्रोल में रख रहा है। इट मींस वो ह्यूमिलिटी है उसके अंदर। ओके, तो अपने हर चीज को कंट्रोल में, बहुत ज्यादा हंसेगा नहीं, बहुत ज्यादा रोएगा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा। ओके, तो वी कैन से दैट इज अंडर कंट्रोल। ओके, दैट इज ह्यूमिलिटी। सच अ पर्सन इज नॉट स्टबर्न, वह जिद्दी भी नहीं होता। जो भी ह्यूमिलिटी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर ये वर्च्यू होता है, ये गुण होता है, वो जिद्दी भी नहीं होता। ही इज ओपन टू द एडवाइस ऑफ अदर्स, वो सबकी एडवाइस मानता है, मींस सबका सजेशन सुनता है। लर्न्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और उनके एक्सपीरियंस से सीखता भी है। ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और वो अपने आप का एक मास्टर होता है। इट मींस वो कुछ भी हमेशा सीखने से पीछे नहीं हटा, कुछ भी करता है वो उसी को और ज्यादा अच्छे से सीखता रहता है, तभी उसे कहा जाता है मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप का मास्टर होता है। ही डज नॉट बिकम एनॉयड इजिली, वो जल्दी से चिड़चिड़ा नहीं होता। अ हम्बल पर्सन एडमिट्स हिज मिस्टेक्स, और एक नम्र व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियां मानता है। एंड शॉर्ट कमिंग्स विद अ स्माइल, जितनी भी परेशानी या मुश्किल आती है बहुत ही अपनी स्माइल से उससे पार पा लेता है। He is thoughtful because he is not self-centered, वो बहुत ही विचारणीय होता है। ठीक है, वो हर चीज पर विचार करने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता, वो बाकियों के बारे में भी सोचता है। ओके, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट। ह्यूमिलिटी क्या है? ठीक है, वर्च्यू से ही पता चलता है, दैट इज ए क्वालिटी। ओके, किसी का गुण है। वर्च्यू का मीनिंग भी एक गुण ही होता है। तो इविल, सिन, फॉल्ट, पाप नहीं है किसी का, किसी में कमी नहीं है। ओके, इविल और फॉल्ट की कमी को कहते हैं सिन, पाप। तो ह्यूमिलिटी क्या है? एक अच्छा गुण है। तो वी कैन से दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ मैन और पर्सन। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 66 का फर्स्ट, क्वालिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं 67, ह्यूमिलिटी मींस। ह्यूमिलिटी का मीनिंग क्या है? आपने इस पैसेज को पढ़ते हुए आपने समझा होगा ह्यूमिलिटी जो है वो आपकी क्या है? एक अच्छा गुण है। ओके, तो जब एक अच्छा गुण हो जाता है तो इसका आप जब फर्स्ट मीनिंग निकालेंगे बीइंग एरोगेंट, तो बीइंग एरोगेंट मतलब घमंडी होना। ओके, तो ये तो इसका मीनिंग होगा नहीं। थर्ड आप देखेंगे बीइंग क्रूअल, बहुत ज्यादा क्रूर होना, ये भी नहीं। अनकाइंड, अनकाइंड का मीनिंग भी क्रूअल ही होता है, मतलब बिल्कुल जिसमें कोई दया भाव ना हो। और जबकि ह्यूमिलिटी एक अच्छा गुण है, तो बीइंग हम्बल का मीनिंग होता है नम्र होना। और आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप इसका मीनिंग भी नहीं निकालोगे तब भी अकॉर्डिंग टू द पैसेज भी आंसर आप देख सकते हो। इट मीन्स बीइंग हम्बल, मीक एंड मॉडेस्ट। तो वर्ड आपका आया है क्या? हम्बल, और वो आपके 67 में आपके सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, बीइंग हम्बल, तो 67 का आंसर हो जाएगा बीइंग हम्बल। थर्ड देख लेते हैं, अ हम्बल पर्सन लर्न्स फ्रॉम। एक हम्बल पर्सन सीखता है, किन से सीखता है? फर्स्ट अगर आप देखोगे अदर्स एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से, हिज ओन एक्सपीरियंस, सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से, या फिर टीचर्स एक्सपीरियंस, या फिर टीचर्स के एक्सपीरियंस से, या फिर पेरेंट्स एक्सपीरियंस, या पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा?
कि पैसेज में आपका दिया हुआ है आंसर क्या, कि सभी से, जितने भी बाकी लोग होते हैं वो हर एक से सीखता है, तो उसमें आपके चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो आपके अदर्स में आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका अदर्स एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राउड इज द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम मींस जैसे मैंने बताया था सिमिलर मीनिंग, तो प्राउड मींस घमंडी होता है, और एरोगेंट भी आपका अभी पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन में, एरोगेंट का मीनिंग भी घमंडी होता है। हम्बल, मीक, मोडेस्ट, सबका मीनिंग भी आपका एक नम्र, शांत स्वभाव, ओके, उसको बोलते हैं। तो एरोगेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्राउड इज द सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, में सिमिलर मीनिंग है प्राउड और एरोगेंट के। 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टबर्न इज द एंटोनिम ऑफ, सिनोनिम मींस सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मींस आपका ऑपोजिट मीनिंग। तो स्टबर्न मींस जिद्दी, तो अब यहाँ पे जिद्दी कौन होता है, जो अपनी बात ही मतलब सामने रखे और उसी को जबरदस्ती मनवाए, चाहे एट एनी कॉस्ट, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टबर्न। ओके, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा जो कहे कि इट्स ओके, नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, ठीक है मैं मान लूंगा, मतलब एग्री हो जाए किसी भी बात पर, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीएबल। तो आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है, तो एक जिद्दी का अपोजिट हो जाएगा आपका एग्रीएबल। ओके, एडमेंट होता है कठोर, हार्ड भी होता है कठोर, बिल्कुल भी आपका होता है अपनी ही इच्छा मानने वाला, ठीक है, तो ये तीनों आपके नहीं होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एग्रीएबल। थर्ड पैसेज एक बार देख लेते हैं। थर्ड पैसेज है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड पजेस। दूसरों के प्रति समर्पित और थैंक्स का भाव रखना ग्रेटिट्यूड होता है। ओके, ये भी एक गुण है जो कि हर एक मानव में होना चाहिए। इट इज अ फीलिंग वेयर बाय वी एक्सप्रेस अवर थैंक्स टू समवन। ये एक ऐसा भाव होता है जिसमें आप किसी का धन्यवाद करते हो। ओके, किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो उसके प्रति हम क्या है, धन्यवाद देते हैं, तो वो फीलिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड इन वेरियस फॉर्म्स। हम अपना वो धन्यवाद देना, समर्पित भाव जो है वो हम अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं। लाइक वी कैन बी ग्रेटफुल इन अवर थॉट्स, हम अपने थॉट्स में भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हाँ उसने हमारे लिए इतना अच्छा किया था, तो वाओ, मतलब मैं उसके लिए बहुत समर्पित हूँ, बहुत धन्यवाद उसका करता हूँ। वर्ड्स, अपने शब्दों से हम धन्यवाद दे सकते हैं, एंड एक्शन, अपने एक्शन से, मींस किसी ने कुछ किया हम उसके लिए कुछ कर दें, या कुछ अच्छा बोल दें, कुछ अच्छा सोच लें उसके बारे में, तो दोज ऑल कैन बी कॉल्ड द ग्रेटफुलनेस, राइट। When we say thank you, it means we are grateful. जब हम कहते हैं धन्यवाद, तो वो क्या है, एक ग्रेटफुलनेस है। We should be grateful to everyone who is helpful to us. हमें हर एक के प्रति धन्यवाद रखना चाहिए, वो समर्पित भाव होना चाहिए जो भी हमारी हेल्प करता है उसके प्रति। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, हमें भगवान के प्रति भी धन्यवाद का भाव होना चाहिए, बिकॉज ही हैज ब्लेस्ड अस विद मैनी गुड थिंग्स, क्योंकि उसी ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं। वी शुड से थैंक्स टू हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हमें उसको अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज थैंक यू मींस दैट वी आर, हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपने अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आप आंसर देंगे, पैसेज से बाहर नहीं। आप यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन वी से थैंक यू, ठीक है, लाइन से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। व्हेन वी से थैंक यू इट मींस वी आर ग्रेटफुल, तो ये एक वर्ड फोर्थ पॉइंट में आया है। सुपीरियर, सैड, माइजरेबल और ग्रेटफुल। सुपीरियर मतलब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, सैड दुखी, माइजरेबल ये भी दुखी दयनीय, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम समर्पित भाव है, ग्रेटफुल है, उसके प्रति धन्यवाद के भाव रख रहे हैं, इसलिए उसको थैंक यू बोले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटफुल। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ ग्रेट वर्च्यू, सबसे अच्छा वर्च्यू क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है। एक्सप्रेसिंग क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मीनिंग आपको पहले पैसेज में बताया था, क्रूर होना, बहुत ज्यादा हार्ड, क्रूर होना। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, तो क्रूर होना तो कोई अच्छी क्वालिटी है नहीं। थर्ड देख लेते हैं, एक्सप्रेसिंग सोरो, दुख अपना प्रकट करना, वो भी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। एक्सप्रेसिंग माइजरी, ये भी अपना एक दयनीय भाव दिखाना दूसरों को कि हम कितने दयनीय हैं, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है या हम रो रहे हैं, ये सब चीजें, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड वर्च्यू। तो जो आपका वर्च्यू है वो दूसरे के प्रति धन्यवाद देना, ओके, समर्पित भाव रखना, या किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसके प्रति अच्छे थॉट्स रखें, अच्छे एक्शंस करें, ओके, तो दैट इज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस ऑल्सो, कोई भी एक ग्रेटफुल हो सकता है अपने वर्च्यूज के वजह से, ड्यूटीज और अर्निंग्स और थॉट्स। तो आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर देंगे। हो सकता है यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड इन वेरियस फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स है, वी कैन बी ग्रेटफुल इन अवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर आपको जाएगा उन तीनों चीजों में से क्या है, थॉट्स, एक्शंस। तो ये आपका सिर्फ थॉट्स यहाँ पर आया है, बाकी चीजों में से कुछ यहाँ पे आया नहीं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉट्स। ओके, हेल्पफुल इज एन, एक हेल्पफुल एक वर्ड है, उसको बताया कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। नाउन होता है किसी चीज का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी भी चीज का, थिंग का नाम। ओके, सामने कोई पर्सन बैठा है तो उसका नाम अगर रोहित है तो वो रोहित आपका नाउन हो गया। ओके, प्रोनाउन, उस व्यक्ति को बैठे हुए के लिए हम नाम की बजाय कुछ और बोले, हम बोल दें वह बैठा है,
ओके, तो दैट इज ही इज सिटिंग। तो ही आपका क्या हो गया, ही यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोनाउन। तो नाउन के लिए जो यूज करते हैं वो आपका हो जाता है प्रोनाउन, नाउन के लिए जो यूज करेंगे वो हो जाएगा प्रोनाउन। और वर्ब होता है क्रिया, कुछ करना। ओके, किसी भी काम को आप क्रिया कह सकते हो, वर्ब कह सकते हो। तो हेल्पफुल एक वर्ड है कि हम हेल्पफुल, आपने वर्ड किसी भी सेंटेंस में अगर आया होगा तो आपने पढ़ा होगा ही इज हेल्पफुल पर्सन। ओके, पर्सन आपका एक नाउन हो सकता है। नाउन से पहले जब किसी चीज की विशेषता बताई जाए दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर कोई वर्ड बताता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। और हेल्पफुल क्या है, आपकी सहायता करने वाला। ओके, सहायक मीन्स जिसके अंदर भाव सहायता करने का हो। तो एक ऐसे व्यक्ति की क्या विशेषता बताई जा रही है, पर्सन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्च्यू मीन्स, बार बार वर्च्यू का ही मीनिंग मैंने आपको, तो वर्च्यू का मीनिंग होता है क्वालिटी। ओके, गुड। तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा क्वालिटी, करेक्ट आंसर जाएगा क्वालिटी। फोर्थ पैसेज देख लेते हैं एक बार। Scientists and doctors warn us about the dangerous effects of TV on various systems and organs of our body. साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हमें चेतावनी देते हैं बहुत ज्यादा टीवी के डेंजरस इफेक्ट्स की, जो कि वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर डालता है और बाकी सिस्टम्स पर भी। Everyone on an average watches TV for 3 to 4 hours daily. हर एक व्यक्ति आज के टाइम में 3 से 4 घंटे टीवी देखता ही है, which weakens the eyesight, और जिसकी वजह से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट अफेक्टेड, बच्चे सबसे ज्यादा इसके अफेक्ट में आते हैं, बिकॉज दे वॉच टीवी फ्रॉम अ क्लोज रेंज, क्योंकि वो टीवी को सबसे ज्यादा पास से, करीब से देखते हैं, विच इज मोर हार्मफुल, जो कि और ज्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन अ जनरल कंप्लेंट ऑफ हेडेक, और जिसकी वजह से क्या है, मोस्टली बच्चों को सरदर्द की कंप्लेन होती है। Watching TV for long hours is harmful for our physical health. बहुत ज्यादा टीवी को बहुत लंबे समय तक देखने से हमारी फिजिकल हेल्थ हार्मफुल होती है, नुकसान पहुंचता है, और हमारी मेंटल हेल्थ भी हार्मफुल हो जाती है। The high-pitched sound of dance, music and fights presented in various programs may result in deafness. बहुत ज्यादा जो हम साउंड में सॉन्ग सुनते हैं या डांस करने के लिए म्यूजिक चलाते हैं, या लड़ाई, म्यूजिक एंड फाइट्स प्रेजेंट इन, जो कि बाकी प्रोग्राम्स वगैरह में हम देखते हैं, बहुत ज्यादा साउंड की वजह से क्या है, हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कमजोर हो जाती है, डीफनेस आ जाती है। वॉचिंग टीवी कंटिन्यूअसली इन वन पोस्चर ऑल्सो कॉजेज जॉइंट पेन। अगर एक ही अवस्था में बैठकर अगर हम टीवी देखते हैं, चेंज ना करें, जैसे बैठे हैं बस वैसे ही बैठे रहे काफी टाइम तक, उससे क्या होता है, हमें जॉइंट पेन होने लगता है, हमारी कमर में दर्द होने लगता है, बैक एक एंड मसल पेन, हमारी मसल्स में भी पेन होने लगता है। ईटिंग व्हाइल वॉचिंग टीवी मेक्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश एंड कॉजेज ओबेसिटी। टीवी देखते हुए हमारा खाना खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, स्लगिश मतलब धीमा हो जाता है, जल्दी से डाइजेशन नहीं हो पाता, एंड कॉजेज ओबेसिटी, और मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ जाता होगा जब मोटापा बढ़ जाता है। सीन्स ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। जो डरावने और बहुत ज्यादा आक्रामक जो सीन्स होते हैं टीवीज में, उनसे हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब मेंटल हेल्थ में आती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो वो भी आज के बच्चों में बढ़ने स्टार्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉचिंग टीवी कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स डज नॉट अफेक्ट अवर। क्वेश्चन, अच्छा मैंने डिस्कस करने से पहले भी, कल भी मैंने आपको बताया था एंटी क्लासेस की जब मीटिंग में, कि किसी भी आंसर को देने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे हो सकता है ये होगा कि नोट आपने रीड ही ना किया हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये था कि किस चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा है किस चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ, टीवी देखने से मेंटल हेल्थ पे तो पड़ता है। ओके, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। डाइजेशन पे भी पड़ता है, अगर खाते हुए टीवी देखते हैं। वेट पे भी पड़ता है, वेट हमारा बढ़ सकता है अगर हम बैठे बैठे खाते रहे सिर्फ। ओके, लेकिन हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टीवी देखने से। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइट। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, सीन्स ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। डरावने और आक्रामक सीन को देखने से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यूथ में, तो ये सेंटेंस था, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रेफर टू द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मीनिंग पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, मतलब किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इट मींस क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है उसकी, तो वो आपका हार्ट में नहीं, हार्ट आपको साइकोलॉजी में नहीं आता, मैंने बताया था ये दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिमाग इट मींस माइंड, द करेक्ट आंसर इज माइंड। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं।
डाइजेशन सिस्टम पे डाइजेशन सिस्टम नहीं आता आपका, साइकोलॉजी में भी हियरिंग एबिलिटी भी नहीं आती। ओके, सिर्फ आपका माइंड आता है या ब्रेन कह सकते हैं। वॉचिंग टीवी मोस्टली अफेक्ट्स द आई साइट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज बच्चों के आई साइट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों? अभी जैसे हमने पढ़ा था पैसेज में ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब से टीवी देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दे वॉच टीवी फ्रॉम क्लोज, बहुत ज्यादा करीब से वो टीवी देखते हैं इसलिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड स्लगिश, सिनोनिम मींस सिमिलर मीनिंग। स्लगिश का मीनिंग आपका हो जाएगा स्लो, धीरा, धीमे। जैसे कि स्लगिश आपका वर्ड आया था डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो धीरे हो जाता है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्मफुल एज यूज्ड इन द पैसेज इज, हार्मफुल का आपका एंटोनिम बताना है। ओके, एंटोनिम मींस अपोजिट वर्ड बताना है। तो हार्मफुल नुकसानदायक, इसका इंजूरियस भी आपका चोट लगना होता है, होपलेस आशा खो देना, डेंजरस खतरनाक। यूजफुल होता है आपका यूजफुल मतलब उपयोगी। ओके, तो हार्मफुल का अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा यूजफुल। ओके, ये आपके पैसेजेस थे, एक्सप्लेनेशन था पैसेज का। बाकी आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और सेक्शंस आपके अच्छे गए होंगे। एंड किसी का अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन गलत भी गया तो तब भी आपको मायूस नहीं होना, इट्स ओके। बिकॉज देखो जैसे आप लोगों ने ये पेपर दिया, हो सकता है इंग्लिश में एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो बाकी जो सेक्शन है उसमें आपने अच्छा स्कोर बना लिया। ओके, तो किसी एक ही सेक्शन को लेके नहीं बैठना है कि इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब क्या होगा। नो, ओके, नो वरीज, बिकॉज आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि पेपर अब जैसा गया है अच्छा गया है। ओके, एग्जाम रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा एंड आई होप सभी बच्चे खुश होंगे आज के दिन और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आने वाले दिनों के लिए भी। और आई होप सभी जितने भी अच्छे बच्चों ने जिन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, ये सभी बच्चों ने वैसे मिलकर बहुत मेहनत की है। एंटी क्लासेस में भी विद फैकल्टी बहुत अच्छे से मेहनत की गई थी। ओके, मोटिवेशन भी अच्छा खासा मिला था बच्चों को और टीचर्स भी बच्चों के साथ बहुत मोटिवेटेड रहे थे। तो आई होप आगे भी क्लासेस बहुत अच्छे से चलती रहेंगी और जो आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो भी एंटी क्लासेस से जुड़ते रहेंगे और आपकी ये जो नवोदय में जाने का ड्रीम है वो पूरा होता रहेगा। ओके, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये आपका पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू सो मच। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.